प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से समास विचार का। और हम लोग कल की कक्षा तक इनके पृष्ठ संख्या 248 पर दिए हुए विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र तक अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का अध्ययन उसके आगे पृष्ठ संख्या 249 पर दिए हुए इस किम छेपे सूत्र से करना है। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 249 ओपन कर लीजिए। चलिए अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं मित्रों, किम छेपे सर्वप्रथम यह कैसा सूत्र है? तो विधि सूत्र है। विधान करता है, किसका विधान करता है मित्रों? तो सीधे सीधे कह दे, हम लोग कह लें कि कर्मधारय समास का विधान करता है ना। कर्मधारय समास का विधान करता है, समान अधिकरण। अब किस कंडीशन में कर्मधारय समास का विधान कर रहा है? अब आइए सूत्र में चलते हैं। तो कह रहे हैं कि किम छेपे, कह रहे हैं कि यदि यह किम शब्द, यदि यह किम अव्यय जो है, यदि यह किम अव्यय, यह क्या है? एक अव्यय है। यदि यह अव्यय यदि निंदा अर्थ में हो, किस अर्थ में हो मित्रों? निंदा अर्थ में हो। इतना याद रखिएगा, किस अर्थ में? छेपे अर्थात करें कि जब निंदा अर्थ में होगा तब इसके साथ इधर कोई समानाधिकरण होना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं रखते मित्रों कि ये जो है कि राजा शब्द होना चाहिए, सखी शब्द होना चाहिए, प्रभु शब्द होना चाहिए, ऐसा कोई शर्त नहीं रखते हैं। बस कहते हैं कि समानाधिकरण होना चाहिए। तो इस किम निंदा अर्थ में आए हुए इस अव्यय का इस समानाधिकरण के अर्थात दोनों का अधिकरण समान होना चाहिए, तब दोनों का क्या हो जाता है मित्रों? समास हो जाता है। और वह समास हम उसको कर्मधारय समास कहते हैं। राइट, चलिए अब उदाहरण देखते हैं मित्रों। सरल सा बिल्कुल इसका परिभाषा है, कोई इसमें समस्या नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण देखते हैं मित्रों। हम लोगों को लिखा हुआ कि किम पुरुषः, किम पुरुषः, ठीक, किम पुरुषः। अब इसमें क्या हो जाएगा मित्रों? कुत्सित पुरुषः। इसका जो है कि लौकिक विग्रह कुत्सित पुरुषः। अब अगर इसका अलौकिक विग्रह किया जाए, है ना, अलौकिक विग्रह जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? किमसु, किम सु, और फिर कर लेंगे पुरुष सु, पुरुष सु। आगे बातें समझ में है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इस जो यहां पर हम लोगों ने अलौकिक विग्रह किया है, क्या यह इसके जो है कि इसके नियमों को, शर्तों को पालन करता है कि नहीं? क्योंकि जब पालन करेगा तभी समास हो पाएगा। तो अगर देखा जाए मित्रों तो हम लोगों का यह किम क्या है? एक अव्यय है। और किस अर्थ में है? निंदा अर्थ में। अर्थात किम पुरुष, वह बुरा पुरुष है। अगर हिंदी देखा जाए, कल मैंने कमेंट्स देखा कि सर कुछ लोग कह रहे थे कि सर हिंदी भी इसका बता दिया कीजिए। चलिए ठीक है, हिंदी की भी चर्चा कर लेंगे। तो किम पुरुष अर्थात वह कैसा पुरुष है? तो बुरा पुरुष है। तो जब बुरा पुरुष हुआ तो बुरा अर्थ निंदा अर्थ में आया कि नहीं आया? और इसके बाद देखिए किम सु है, इधर पुरुष सु है, तो समानाधिकरण भी हो गया। तो हमारा यह नियम, इन शर्तों को हमने लागू कर लिया है। जब लागू कर लिया है मित्रों, तब क्या कर लेंगे हम लोग? इसी किम छेपे सूत्र से यहां पर किम सु पुरुष सु का समास हो जाएगा। अब बाकी आगे की सिद्धि की प्रक्रिया मित्रों कुछ भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हो जाएगी। किस प्रकार से? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी जो है उपसर्जन संज्ञा पूर्व में प्रयोग, फिर है ना उपसर्जनम पूर्वम से उसका क्या हो जाएगा? पूर्व में प्रयोग, कृत तद्धति समास शास्त्र से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा। अब जो लोग मित्रों प्रतिदिन यह समास की कक्षा लेते हैं, अध्ययन करते होंगे, उनके लिए बिल्कुल रट सा गया होगा, है ना। और उसके बाद सुपो धातु से इसके सु का लोग, फिर ये लोग हम लोग ये बना लेंगे किम पुरुष। अब पुरुष जो है इसका बाद में का लिंग है, तो हम क्या कर लेंगे? सुआदि की उत्पत्ति करके कर लेंगे किम पुरुष। कोई समस्या नहीं।
और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं मित्रों कि हम इसमें गहराई में जाएं, है ना, आगे के सूत्रों को देखा जाएगा। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रश्नोत्तरी की चर्चा कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पर किम पुरुष में कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो कौन सा समास है मित्रों, कर्मधारय समास। अभी चर्चा किया जाएगा, हम लोग कुछ किराता अर्जुनीयम में भी ऐसे ही वर्ण आए हैं, उसका भी चर्चा होगा। ठीक, कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय समास। दूसरा प्रश्न, किस सूत्र से इसमें है। तो मित्रों भूल जाइएगा विशेषणम विशेषण बहुलम को, भूल जाइएगा आप उनको, उस सूत्र को, है ना। यहां पर किस सूत्र से हो रहा है, इस किम छेपे सूत्र से, किम छेपे सूत्र से यहां पर समास हो रहा है। कौन सा, कर्मधारय समास। तो ये दो प्रश्न मित्रों हम लोगों के परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण। पहला, इसमें समास कौन सा, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। जो लोग इसका बार बार अभ्यास नहीं किए होंगे, जो लोग अभ्यास कर चुके होंगे, उनके लिए ये एकदम अर्ध निद्रा में हल करने जैसा होगा। लेकिन जिनका अभ्यास नहीं होगा वो लोग याद कर लेंगे कर्मधारय समास। किस सूत्र से, किम छेपे सूत्र से, राइट। चलिए, लौकिक विग्रह, अगला प्रश्न अलौकिक विग्रह, यह अगला प्रश्न अगर पूछा तो। अब बाकी अगर सूत्र से प्रश्न पूछता है मित्रों तो कोई समस्या होगा नहीं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग मित्रों, आगे देख सकते हैं आप लोग, कुत्सित देश, है ना, कुत्सित देश किम देश, कुत्सित सखा किम सखा, कुत्सित जो है कि प्रभु किम किम प्रभु। अब यहां पर मित्रों हम लोग इस, बाकी सब तो है ही है, अब इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार किम सखा पर, किम सखा पर। और एक आप लोगों को आया होगा कि, चलिए अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, किम सखा पर इसका भी मित्रों क्या विग्रह हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइए तब तक कि यह वर्ण कहाँ आया हुआ है, कौन से ग्रंथ में, है ना। इसका भी वही हो जाएगा, कुत्सितः सखा, कुत्सितः सखा। ठीक, अब आगे इसका क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह, सेम वही हो जाएगा, किम सु और सखा सु। सखी सु, सखी सु। ठीक, अब यहां पर हम लोग मित्रों देख सकते हैं कि यह जो किम शब्द आया हुआ है, जो यहां पर यह किम शब्द आया हुआ है किस अर्थ में है, तो कह रहे हैं कि निंदा अर्थ में है। अब यहां पर निंदा अर्थ में है, यहां पर समानाधिकरण हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, अतएव क्या हो जाएगा, यहां पर समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समास। ठीक, किस सूत्र के द्वारा, इसी किम छेपे सूत्र के द्वारा। और कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास, राइट। इसकी चर्चा हम लोग जब किस किस ग्रंथ में आया था, हाँ जी, किरातार्जुनीयम में आया था, श्लोक संख्या 5 पे। सा किम सखा हम लोग इस श्लोक में इसको, इस शब्द को पढ़ चुके हैं, है ना। वहां पे इसकी खैर चर्चा भी हो चुकी है। तो साहित्य की भी दृष्टि से देख लें और यहां भी मित्रों यह देख लें कि क्या है कि यहां पर कर्मधारय समास है। और इसका, लेकिन इसमें मित्रों एक चीज आवश्यक है जैसे जानना हम लोगों के लिए, कि अखर चर्चा वहां पर हो चुकी है कि राजा सखी वेष्टच सूत्र के द्वारा यहां पर टच का भी विधान होता है। लेकिन एक सूत्र आ जाता है छेपे, सिर्फ छेपे करके है एक सूत्र, उसमें जो है कि निंदा अर्थ में होने पर टच प्रत्यय का निषेध कर दिया जाता है। नहीं तो अगर उस टच प्रत्यय को लगा लेते मित्रों हम लोग, तो इस किम सखा बन जाता, किम सखी बनता, क्या बनता, किम सखी। लेकिन उस टच का निषेध हो जाने के कारण हम लोगों का क्या बन जाता है, किम सखा, राइट। उसी प्रकार से मित्रों किम राजा भी बनेगा, किम राजा भी बन जाएगा। यहां पर भी राजन सखी वेष्टच सूत्र के द्वारा यहां पर क्या प्राप्त था, टच प्रत्यय, लेकिन निंदा अर्थ में होने के कारण उस टच का निषेध हो जाता है, उस टच का निषेध हो जाता है और बन जाता है मित्रों क्या, किम राजा। और बाकी आगे का राजन किम सु, राजन सु हो जाएगा। और कुत्सिता राज्ञ, कोई समस्या नहीं। अब इसी तरह से मित्रों हम लोगों के पुस्तक में जो दिया हुआ है कुत्सितः देशः, है ना, तो आराम से देख सकते हैं इसी प्रकार से, और यही अर्थ होगा, कोई समस्या नहीं। अब सखा किम सखा हो गया। अब
कुत्सितः प्रभु किम प्रभु, यह भी शब्द मित्रों वहीं पर आया हुआ हम लोगों को इस किरातार्जुनीयम में ही है ना, कि किम प्रभु, वह कौन सा है, बुरा स्वामी है। तो बाकी वह भी सब कंडीशन भी मित्रों उसी के लिए सेम हो जाएगा। किम प्रभु में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कुत्सितः प्रभु, बाकी आगे सब वहीं सेम। तो हम समझ रहे हैं, अब इसका आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा अगला सूत्र मित्रों, उपमानानि सामान्य वचन ही, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक, तो देखते हैं इसको ध्यान से। यह कैसा सूत्र है मित्रों, विधि सूत्र है ना, विधान करता है। विधान करता है भी किंग छेपे की ही तरह विधान कर रहा है, लेकिन किसका विधान करता है मित्रों, है ना। तो यह देखिए, अगर मूल रूप में अगर देखा जाए, इसका जो मूल रूप में अगर देखा जाएगा, रियल में जो देखा जाएगा, तो देखिए तत्पुरुष समास का ही करता है विधान। लेकिन यह तत्पुरुष समास आगे चल करके कर्मधारय समास में परिवर्तित हो जाता है। मैंने यह बातें आप लोगों को जो है कि किम छेपे में नहीं बताई, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। तब देखते हैं किस किस कंडीशन में, किस किस शर्तों पर यह विधान कर रहा है। तो कह रहे हैं कि उपमानानि, अर्थात प्रथमा का बहुवचन, सामान्य वचन ही तृतीया का बहुवचन। तब अर्थ क्या निकालेंगे कि बाकी जो अधिकृत है मित्रों, जो अधिकार है वो तो चले ही आएंगे, है ना, उसमें नहीं कहना सुनना है। तो क्या हो जाएगा कि उपमानवाचक, उपमानवाचक सुबंतों का, उपमानवाचक सुबंतों का, है ना। अब किसके साथ, अब साथ वाली बात होगी तो इधर लगा ये तृतीया का दिख रहा है हमको, ये तृतीया विभक्ति में, तो सामान्य वचन ही, अर्थात कह ले मित्रों कि साधारण धर्म को कह चुके, साधारण धर्म को कह चुके समानाधिकरण सुबंत के साथ। यह देखिएगा, समानाधिकरण, समानाधिकरण सुबंत के साथ। आगे बातें समझ में कि समान धर्म को कह चुके समानाधिकरण सुबंत के साथ इस उपमानवाचक सुबंत का समास होता है। अब अगर हम लोग इसको एक पंक्ति में अगर समझा जाए तो सीधा सीधा हो जाएगा कि उपमानवाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक कहलाता है। आगे चल करके भले ही कर्मधारय होता है, उसकी चर्चा कर लेंगे हम लोग। ठीक, उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण मित्रों हम लोगों का क्या है, तो कह रहे हैं कि घन श्याम, घन श्याम अर्थात, चलिए अच्छा उपमान पर चर्चा करेंगे भी हम लोग। घन श्याम, ठीक, घन श्याम, इसका लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा मित्रों, तो घन इव श्याम, घन इव श्याम। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, तो अलौकिक विग्रह मित्रों इसका क्या हो जाएगा, तो घन सु और श्याम सु, घन सु श्याम सु, यह हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। क्योंकि घन में भी प्रथमा है और वहां भी, यहां भी प्रथमा है, समानाधिकरण तो है ही है ना, तो फिर हमारा घन सु श्याम सु हो जाएगा। क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग इसके कंडीशन को देखते हैं कि यह क्या इसको लागू कर रहा भी है या ऐसे ही समास हो जा रहा है। तो देखिए कह रहे हैं कि उपमानवाचक सुबंत का, तो उपमान मित्रों हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो प्रसिद्ध होता है, जो गुणों में बढ़ करके होता है वह उपमान होता है ना। जो गुणों में ज्यादा होता है वह उपमान होता है, जो गुणों में कम होता है वह उपमेय होता है। जैसे कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि, है ना, इसका अगर हिंदी के तरह देखा जाए तो बादल के समान सांवले कृष्ण, है ना, बादल के समान श्याम वर्ण कृष्ण। तो बादल मित्रों श्यामता में, श्याम वर्ण में, इस श्याम से बढ़ करके, कृष्ण से बढ़ करके, तो गुणों में हमारा बादल क्या है, बढ़ करके है। तो यह घन क्या हो जाएगा हमारा, उपमान, यह क्या हो जाएगा हमारा उपमान। और जब श्यामा है, अब यह श्याम वर्ण में, इसकी में देखेंगे तो बादल की अपेक्षा यह कम है, तो यह क्या हो जाएगा, उपमेय, है ना, उपमेय। अब देखते हैं
तो उपमानवाचक सुबंत यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। अब इस उपमानवाचक सुबंत के बाद यह जो समानाधिकरण आया है यह इन्हीं के समान धर्मों को कह रहा है कि नहीं? जरा ध्यान से गौर इस पे ध्यान से देकर के देखिएगा कि इसी के समान धर्म को कह रहे हैं, है ना? कि बादल है तो बादल में जो धर्म है कृष्णत्व का, श्यामत्व का, उसी धर्म को हम यहाँ श्री कृष्ण में श्यामत्व को कह रहे हैं। इसी के समान धर्म को कह रहा है और समानाधिकरण तो है ही है। अतएव कंडीशन लागू हो जाने पर मित्रों इस घन सु श्याम सु का किसके साथ समास? इस उपमानानि सामान्य वचन ही सूत्र के बाद से इनका यहाँ पर क्या हो जाएगा? समास। क्योंकि हमको दोनों तरफ के जो पक्ष इस सूत्र के नियम को लागू करते दिखलाई पड़ रहे हैं, तो समास कर दिया। अब यह प्रथमांत में उपमानानि है तो उपमानवाचक कौन है? घन। तो यह प्रथमांत पद होगा। ये सूत्र यद्यपि है तो दोनों प्रथमांत में पठित मित्रों, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उपमान ही प्रथमांत में पठित है। तो हम उपमान को देखेंगे कि यहाँ पर कौन है, तो घन मिलता है हमको। और इसके फिर हम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में प्रयोग करके कृत तद्धति समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकों से इसका लोप करके क्या बना लेंगे मित्रों? घन श्याम। क्या बना लेंगे? घन श्याम। अब इसके बाद जो है सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे, है ना? सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे और सु आदि की उत्पत्ति कर लेने के पश्चात देखेंगे कि हम लोग इसका कौन से रूप का है, कौन से लिंग का है। तो यह हमारा श्याम कौन से लिंग है? पुलिंग है। तो पुलिंग में हम क्या कर लेंगे? सु आदि की उत्पत्ति करके घनश्यामा। अब लिखने की तो मित्रों मैं नहीं समझ रहा हूं कि आवश्यकता है। जो पहले से नियमित हैं, हमें तो अब आप लोगों के कमेंट्स देखते 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 नाम भी याद हो गए हैं कि नहीं। मेरे लगभग इतने 200 लोग लाइव देखते हैं, लाइव जुड़ते हैं, मतलब प्रीमियर पे एकदम देखते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बातें हो गई। अब चर्चा थोड़ी सी कर लें यहां पर हम लोग प्रश्नोत्तरी की। अब बाकी इसमें शेष कुछ नहीं बचा है। अब अगर प्रश्नोत्तरी पे चला जाए मित्रों, तो यहां पर देखिए कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। घनश्यामा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अब इसको हम लोग, चूंकि यहाँ पर उपमान पूर्व में है, तो इसको हम लोग उपमान पूर्व पद कर्मधारय कह सकते हैं। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। क्योंकि उपमान कभी पूर्व पद के बजाय उत्तर पद में भी हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर विकल्प में यह दे दे कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय कि उपमान उत्तर पद कर्मधारय, कौन सा कर्मधारय है? तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय, क्योंकि उपमान हम लोगों का यहाँ पर पूर्व में आया हुआ है। सरल सा है, सभी लोग जान रहे हैं। यह पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न हो जाएगा मित्रों हम लोगों का क्या? किस सूत्र से यहाँ पर समास हुआ है? तो उपमानानि सामान्य वचन से, है ना? उपमानानि सामान्य वचन ही सूत्र के द्वारा समास हुआ है। यही बातें मित्रों यह हो जाएगा हम लोगों का कौन सा प्रश्न? यह दूसरा प्रश्न। यह पहला प्रश्न कि कौन सा समास है, लेकिन उपमानानि से समास हुआ, यह हो जाएगा दूसरा प्रश्न। अब हम लोगों का मित्रों जो तीसरा प्रश्न इससे जो महत्वपूर्ण पूछा जाएगा कि किस सूत्र से इसकी कर्मधारय संज्ञा हुई है। इस सूत्र इसकी नहीं, इसकी कर्मधारय की, इसकी कर्मधारय संज्ञा, है ना? कर्मधारय संज्ञा किस सूत्र से हुई है? क्योंकि हमने पहले इसीलिए कहे कि यहां पर कौन सा समास करा मित्रों? ये तत्पुरुष समास करेगा, लेकिन ये तत्पुरुष समास करके खाली हो जाता है। लेकिन हम लोग जो सूत्र अध्ययन किए हैं मित्रों, है ना, कि कौन सा कि वो जो क्या उस सूत्र का नाम है भाई? एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। दिमाग में कुछ और चलने लगा था, कोई बात नहीं, है ना? कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, यह जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा कह देते हैं कि जैसे ही समान अधिकरण हो जाता हम लोगों को जब प्राप्त हो जाता है तो इसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। तो जब अगर कर्मधारय संज्ञा अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष
तत्पुरुष समानाधिकरण, है ना, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। यह सूत्र तुरंत हम आप लोग देख लेंगे, पृष्ठ संख्या 248 पर नीचे दिया हुआ है ना, पहले ही नंबर पर उसी सूत्र के द्वारा इसकी कर्मधारय संज्ञा हो रही है। तो ये 3 बातें मित्रों नोट कर लीजिएगा परीक्षा के लिए एकदम। यह तो सरल है कि इसमें कौन सा समास है, तो कर्मधारय उपमान पूर्वपद कर्मधारा हल हो जाएगा। किस सूत्र से यहाँ पर समास हुआ है, तो जब समास हुआ है तो मित्रों उपमानादि सामान्य वचन ही सूत्र से, इस सूत्र से समास हुआ है। लेकिन जब इसी से तीसरा प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि इसकी कर्मधारय संज्ञा किससे हुई है, इसकी कर्मधारय संज्ञा किससे हो रही है, तो तत्पुरुष समानाधिकरण, है ना, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र से हुई है। राइट, चलिए अब बाकी लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह ऐसे ही हल हो गया। तो ये मित्र हम लोगों के 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, है ना, एकदम नोट। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब कुछ अन्य उदाहरणों को भी देख लेते हैं। हमारे कुछ भाई लोग कमेंट्स, जैसे कल भी उनका हमने देखा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, पुस्तक में नहीं दिया हुआ है कि सर कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से भी उदाहरणों को बता दिया करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक उदाहरण तो मित्रों हम लोगों के पुस्तक में ही दिया हुआ है कि चंद्र इव आह्लाद का, चंद्रा, है ना, चंद्राह्लाद का, तो ये तो दिया हुआ है, उसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। अब इसी तरह से मित्रों देखिए क्या हो जाएगा, नीरद श्याम, नीरद श्याम, है ना, क्या हो जाएगा, नीरद इव श्याम। अब अलौकिक विग्रह हम नहीं लिखेंगे मित्रों, है ना, नीरद इव श्याम, चूंकि बाकी सब उसी तरह से आप लोग लगा सकते हैं, नीरद इव श्याम, है ना। आगे देख लेंगे कर्पूर गौरह, यह भी बड़ा फेमस उदाहरण है मित्रों, है ना, कर्पूर गौरह, आप लोग भी इसको जानते होंगे, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास है, ठीक है। तो कर्पूर गौरह, कर्पूर गौरह में क्या हो जाएगा मित्रों, कर्पूर इव गौरह, कर्पूर इव गौरह, ठीक, ये हो गया। अब आगे इसी तरह के से चल लेंगे मित्रों हम लोग, तो क्या हो जाएगा, मृग चपला, मृग चपला, मृग चपला, मृग इव चपला कर सकते हैं आप लोग, मृगीव, है ना, तो क्या कर ले, मृगीव, मृगीव चपला, ठीक, मृगीव चपला। इसी प्रकार से मित्रों हम लोग कर सकते हैं, है ना, कि क्या दुग्ध, दुग्ध धवलम, दुग्ध के समान धवल, ठीक, दुग्ध इव धवलम। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण इसके मित्रों हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। शीर्षम इव वृद्धि, शीर्षम गुड़ी, कई प्रकार के और भी है उदाहरण। तो मुख्य इतना आप लोग एक्स्ट्रा देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि आगे भी अध्ययन करना है। तो हमारा मुख्य क्या हो जाएगा मित्रों, यहां पर उपमेय, उपमेय, और कमल क्या हो जाएगा, उपमान। कमल क्या है, उपमान। क्यों, क्योंकि कमल हमेशा गुणों में बढ़ करके है, और मुख्य यह वस्तु है जिसकी कि हम उपमा दे रहे हैं। कर इस उपमान के साथ फिर इसका क्या हो जाएगा, समास, है ना। और यहां पर देखिए, यहां पर साधारण धर्म का जो मूल चीज है उसको पकड़िए, कि यहां पर देखिए साधारण धर्म का प्रयोग नहीं है, मुख कमल के समान है। बस अगर हिंदी देखा जाए मित्रों, इसका हिंदी से भी पकड़िए, क्या है, मुख कमल के समान है, मुख कमल के समान है, ठीक, यह इसका होगा। अब इसमें मुख कमल के समान है तो क्या है, मुख कमल के समान क्या है, जो इसका साधारण धर्म हमारा है मित्रों, क्या है कि सुंदर है ना, सुंदर है, कोमल है, जो भी हो हम रख लेंगे एक साधारण धर्म। कौन साधारण धर्म क्या होता है, जो कि इस उपमेय में भी पाया जाए और उपमान में भी पाया जाए। तो यहाँ सुंदर हमारा जो साधारण धर्म है इस वाक्य में गायब है, यानी कि साधारण धर्म यहाँ पर प्रयोग नहीं है, साधारण धर्म यहाँ पर प्रयोग नहीं है। जबकि पहले वाले उदाहरण की थोड़ी सी तुलना कर लें हम लोग। क्या हम लोग पहले उदाहरण में देखे थे कि बादल के समान, बादल के समान या घन के समान
घन के समान श्याम वर्ण, श्याम वर्ण श्याम वर्ण कृष्ण। क्या था? कृष्ण। तो यहां पे मित्रों जो यह सामान्य वर्ण, ये जो साधारण धर्म है, जो यह साधारण धर्म है, यह श्याम वर्ण जो कि बादल में भी होता है, कृष्ण में भी है, यह कथित है। तो जब साधारण धर्म हमारा कथित होगा, है ना, तब जाकर के हम उपमानानि सामान्य वचन ही सूत्र से समास करेंगे। और अगर यह साधारण धर्म जब कथित नहीं है, तब हम किससे हम लोग कर लेंगे? उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे से। यद्यपि यह व्याघ्रादि भी किस लिए आया है उसकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी यहां पर ध्यान देते हैं। आगे बातें समझ में। क्या मुख कमल के समान है, मुख कमल के समान है, जो इसका सुंदर यह साधारण धर्म है, यह साधारण धर्म यहां पर प्रयोग नहीं हुआ है, कथित नहीं है, तब हमारा यहां पर इस उपमितम व्याघ्रादेवी सामान्य प्रयोगे सूत्र के द्वारा यहां पर क्या हो जाएगा मित्रों? मुख सु कमल सु का, चूंकि उपमेय इधर है, इधर व्याघ्र आदि में। अब चलिए अच्छा यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। अब इधर देखिए पर में व्याघ्र आदि गिनाए हुए हैं, तो हमारा ये व्याघ्र आदि में आएगा क्या? ये कमल। मुख तो मान लेते हैं यह फाइनल हो गया, मुख तो उपमेय में आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये कमल जो है व्याघ्र आदि में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन चूंकि व्याघ्र आदि जो गण है, चूंकि जो व्याघ्र आदि जो गण है मित्रों, इसमें जो है कि व्याघ्र, सिंह, ऋक्ष, ऋषभ, चंदन, वृक, वृष, वराह, हस्तिन, तरु, कुंजर, है ना, और पुंडरीक, ये पलाश, कीतव, यह सब पठित है। तो व्याघ्र आदि कहने का मतलब होता है कि उपमेय का इन व्याघ्र के साथ, सिंह के साथ, कितव के साथ, पुंडरीक के साथ, ऋक्ष के साथ, ऋषभ के साथ समास होगा। इसमें तो कमल कहीं आया ही नहीं, है ना। लेकिन कहते हैं कि फिर कि इसमें मुखम पद्मम, मुख कमलम को भी जोड़ लेना चाहिए, इसको इसी में माना, इसको इसी में मानते हैं, इस कारण से हम लोग यहां पर इसको समास कर सकते हैं। आगे बातें समझ में। चलिए कि इन सबों के भी प्रयोग यहां पर गिनाए गए हैं, इसलिए यहां पर हम लोगों का यहां पर समास हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलिए अब यह वाला फाइनल, अभी प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। लेकिन चलिए अच्छा अब दूसरा उदाहरण को देख लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं इसकी। दूसरा उदाहरण क्या है मित्रों? कि पुरुष व्याघ्र। चूंकि फिर यह उदाहरण मित्रों हम लोगों को इसलिए देखना है, इसमें भी रूपक अलंकार भी, रूपक भी निकालना है, इसलिए पुरुष व्याघ्र। अब पुरुष व्याघ्र का अलौकिक विग्रह क्या दिया है मित्रों? पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषः व्याघ्र इव। अब इसका क्या हो जाएगा मित्रों? पुरुष अलौकिक विग्रह पुरुष सु और व्याघ्र सु। आगे बातें समझ में। अब यहां पर मित्रों, यहां पर उपमेय दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहां पर यह उपमेय है, कौन? पुरुष उपमेय है, ठीक यही वाला, और व्याघ्र हमारा क्या हुआ? व्याघ्र आदि का यह उपमान हो गया, इसके साथ हमारा यह समास हो गया, बाकी पूर्ववत की भांति हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब यहां भी देखिए, अगर अब यहां पर देखेंगे तो पुरुष व्याघ्र इव का बस हम लोग यही कहेंगे कि पुरुष व्याघ्र के अर्थात बाघ के, पुरुष व्याघ्र के समान है, पुरुष व्याघ्र के समान है ना। अब यहां पर इसका जो साधारण धर्म है क्या है? पुरुष व्याघ्र में क्या होता है? शूर, वीरता, बलवान, बलशाली, कह ले शूर। तो इसका जो साधारण धर्म शूर है, यह यहां पर कथित है? नहीं कथित है। तो यही कह रहे हैं कि साधारण धर्म का प्रयोग न होने पर ही समास होगा, तो समास हो गया। राइट मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें आगे जो है एक चीज अब ये देख लिया जाए कि यदि आपको अगर इस प्रकार से आ गया कि पुरुष व्याघ्र के समान है, तब आप समास नहीं कर सकते। जैसे सुनिए ध्यान से, देखिए कि पुरुषः, है ना, व्याघ्र इव शूरः,
व्याघ्र इव शूरः जब लिख देंगे, अब यह साधारण धर्म कथित हो गया। तो जब आप रचना कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, बोल रहे हो, तब आप यहां पर समास नहीं कर सकते। एक चीज याद रख लीजिए। अगर मान लेते हैं परीक्षा में हम प्रश्न कर रहे हैं आप लोगों से, जरा समझिएगा ध्यान से, है ना, कि पुरुषः व्याघ्र इव शूरः का समासिक पद होगा, का समासिक पद होगा, है ना। पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्रा, पुरुष व्याघ्रम कोपि नास्ति, ये इसका समास ही नहीं होगा, इसका समास ही नहीं होगा। तो मित्रों आप लोग लगाइएगा कि इसका समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जो यह साधारण धर्म है यह कथित हो गया है, इसलिए आप यहां पर समास नहीं कर सकते हैं। जब यह साधारण धर्म नहीं रहेगा तभी आप समास करके पुरुष व्याघ्र बना सकते हैं। आगे बातें समझ में? सोचिए अगर इस प्रकार से अगर परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाए तो सोचिए कि कितना आनंद आएगा इस प्रकार से जो गहराई से अध्ययन किए रहते हैं, है ना। लेकिन चलिए खैर यही 4-5 प्रश्न जो इस तरह से मित्रों समय लेकर के थोड़ा सा गहराई से अध्ययन किए रहते हैं, वही 4-5 प्रश्न हर परीक्षा में गहराई से पूछे जाते हैं। और जो गहराई से नहीं अध्ययन किया है वही लोग चयन में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। तो यहां पर तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि यहां पर इनका समास नहीं हो सकता। राइट, चलिए इसी प्रकार से मित्रों इस मुख कमलम के भी साथ हम लोग कर सकते हैं। खैर छोड़ देते हैं। अब इसमें चलते हम लोग प्रश्नोत्तरी पर। अब प्रश्न उत्तर यहां पर कर लेते हैं, तब बाकी इसमें और रूपक अलंकार की भी चर्चा और विच्छेद पर चला जाएगा। पहला प्रश्न कि पुरुष व्याघ्र चाहे मुख कमलम में कौन सा समास है ना। तो कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय में कैसा समास है मित्रों? तो उपमेय हमारा पूर्व में है, तो उपमान उत्तर पद में है। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पुस्तक में भी दिया हुआ है कि उपमान उत्तर पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद आराम से हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि यहां पर किस सूत्र से समास हुआ है? खतरनाक प्रश्न। दूसरा प्रश्न तो मित्रों उपमितम व्याघ्रादिभि से यहां पर समास हो रहा है, यह हमारा हो जाएगा दूसरा प्रश्न। क्योंकि उपमानानि सामान्य वचन ही, उपमानानि सामान्य वचन ही, और इस उपमितम व्याघ्रादिभि में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर साधारण धर्म कथित नहीं है, इसलिए इससे हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, इसका लौकिक विग्रह, इसका अलौकिक विग्रह, इन दोनों के लिए कोई समस्या है? नहीं। अब एक और प्रश्न मित्रों, किसका कर्म, फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि कर्मधारय संज्ञा इसकी किस सूत्र से हुई है? तो मित्रों फिर उसी सूत्र से हो जाएगा ना, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, उसी सूत्र से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। डन, फाइनल। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें से अब हमको नहीं बच रहा है कि जो आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अभी एक चीजें बची हुई है, इसके विग्रह पर अलंकार पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वह बचा हुआ है। देखिए जरा अगर आप लोगों को इस पर इन दोनों का देख लेते हैं, कोई बात नहीं है कि मुखम अलग अलग लिख दे रहे हैं, मुखम एव कमलम, मुखम एव कमलम। ठीक, अगर ऐसा अगर विग्रह आप लोगों को दिखाई पड़ जाए तब क्या किया जा सकता है ना। तो करेंगे कि तब हम लोग इसको रूपक समास बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे मित्रों? रूपक समास। ऐसा हमारे प्राचीन आचार्यों ने कुछ कहा है। तब इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा कि मुख ही कमल है, मुख कमल है। मुख क्या है? मुख कमल है। मित्रों उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा का यह तीनों भेद तो हम समझते हैं कि आप लोग समझते ही होंगे। इसका पहले हम हिंदी लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं आप लोगों को। क्या है कि मुख कमल है। इन सब वाक्यों में आप लोगों को अंतर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मुख कमल है और फिर क्या हो जाएगा कि मुख कमल के समान है, मुख कमल के समान है, मुख कमल के समान है। और एक क्या हो जाएगा मित्रों कि मुख कमल मानो मुख कमल है, कि मुख मानो कमल है। यह तीनों इसलिए हम बता रहे हैं मित्रों आप लोगों को, ताकि यह आप लोग रूपक का भेद कर सके, रूपक का भेद कर सके।
अब देखिए यहां पर मुख कमल है, यहां पर अभेद आरोप है। यहां पर कौन सा आरोप है? मुखम एव कमलम, मुख ही कमल है, मुख ही कमल है, यानी कि मुख कमल है, यानी समान उमान की झंझट यहां पर नहीं है। अब मुख को, अब यहां पर मुख है, मुख को मुख नहीं बताया जा रहा है, ये बता दिया जा रहा है कि मुख कमल हो गया। तो आरोप हुआ ना, वो भी भेद वाला नहीं, अभेद आरोप हुआ। तो यहां पर मित्रों कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर मित्रों देखिए रूपक अलंकार है और यहां पर उपमा अलंकार है, क्योंकि समानता की चर्चा है। और यहां पर मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार है। संक्षेप में इन तीनों अलंकारों को अगर देखा जाए तो यही इसका भेद है, राइट, कि ये रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो जब हम लोगों को अगर मुखम एवं कमलम दिखाई पड़ जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन आचार टीकाकारों का मानना है कि यहाँ पर रूपक समास होता है। और ऐसे ही जगहों पर मित्रों हम लोग तमाम से साहित्य में ऐसे उदाहरण देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो कि इसी को लोग मयूर व्यंजकादि समास भी कहते हैं, मयूर व्यंजकादि समास भी कहते हैं, ठीक, इसी वाले को। ठीक, तो यदि आप लोगों से इस तरह का विग्रह परीक्षा में पूछ दिया जाए कि मुखम एव कमलम, इसमें कौन सा समास है, तो मित्रों या तो अगर रूपक समास में रहे तो इसको लगाइएगा, अगर ये नहीं है तो इसको लगाइएगा। लेकिन अगर ये है ना, कि जैसे मान लेते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय इत्यादि में आप लोग मत 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 जाइएगा, चाहे उपमान ऑप्शन भी रख लेते हैं। चलिए, उपमान पूर्व पद कर्मधारय और एक हो जाएगा उपमान उत्तर पद कर्मधारय। ठीक, ये हमारा एक विकल्प, दो विकल्प, तीन विकल्प, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो किसको लगाएंगे आप लोग? यह देखिए, या तो रूपक समास है तो इसको मारिए, या तो मयूर व्यंजकादि है तो इसको लगाइए, लेकिन उपमान पूर्व पद या उपमान उत्तर पद पर नहीं जाना है। ठीक, क्योंकि यहाँ उपमान उपमेय इस प्रकार का कोई बात नहीं है। यहां पर तो मुख कमल है हो गया, ये समानता इसकी तो कोई झंझट ही नहीं है, तो कैसे उधर हम जा सकते हैं, राइट। तो इस विग्रह को मित्रों एकदम ध्यान में बैठा लेना है, राइट। चलिए, अच्छा, यह भेद भी हो गया। अब देखिए, इसी का अगर ये तो रह गया, मान लेते हैं रूपक या मयूर व्यंजकादि, चलिए इसको हमने मिटा दिया, कोई बात नहीं। ये तो यहां हो गया रूपक समास या फिर मयूर व्यंजकादि समास। लेकिन अगर इसी मुख कमलम का अगर विग्रह अगर इस प्रकार से अगर कर दिया जाए, किस प्रकार से, कि मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव, एक में लिख लेते हैं मुखम कमलम इव, जैसे यहां पर है मुखम कमलम इव, जैसे यहां पर है, तब यहां पर आप लोग लगा लीजिएगा कि उपमान उत्तर कर्मधारय, उपमान उत्तर कर्मधारय है ना, कर्मधारय समास। तो मित्रों हम समझते हैं ये चीज आप लोगों को फाइनल हो गई कि मुखम एव कमलम में रूपक या मयूर व्यंजकादि मारना है, और इस मुखम कमलम इस लौकिक विग्रह में उपमान उत्तर कर्मधारय मारना है। कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा। इसी प्रकार से हम लोग पुरुष व्याघ्र में भी कर लेंगे, है ना, कि पुरुष एव व्याघ्र, क्या इसका कर लेंगे हम लोग, पुरुष एव व्याघ्र। बताइए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कि पुरुष व्याघ्र है, पुरुष व्याघ्र। अब यह जो जिस पुरुष को हम व्याघ्र बता रहे हैं, अब वो पुरुष नहीं रहा, हम कह रहे तो बाघ है, वो बाघ क्या है, ये तो बाघ है, बाघ, तो वो पुरुष कहाँ रह गया, वो तो बाघ है ना। तो समानता हमने तो कहीं बताई नहीं। ठीक, तो समानता जब हमने कहीं नहीं बताई मित्रों, तो यहां पर यही या फिर रूपक अलंकार मारेंगे, अरे रूपक समास, या फिर कह देंगे हम लोग मयूर व्यंजकादि समास, यह प्राचीन टीकाकारों का मत है ना। अब आ गई बातें, अब इसी तरह से इसको अभी हम लोग ये कर लेंगे पुरुष व्याघ्र में जो है किया उपमान उत्तर कर्मधारय समास। अब बताइए यहां पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? हम तो समझते मित्रों अब कंफ्यूजन नहीं रह गया
है ना। हर चीजों को हमने अब अपने दृष्टि से बता दिया। अगर कुछ पॉइंट्स अगर छूट भी रहा होगा तो उसको बाद में देख लेंगे। अब मित्रों एक छोटा सा और सूत्र है, अब इसको देख करके, है ना, सूत्र क्या है, अब विशेषणों भय पद कर्मधारय, है ना, विशेषणों भय पद कर्मधारय, दो समानाधिकरण विशेषणों के, चलिए यहीं पर देख लेते हैं इसको थोड़े में ही, कि दो समानाधिकरण विशेषणों के समास होने पर विशेषणों भय पद कर्मधारय कहते हैं। चूंकि समा, अब जो अगला सूत्र है वो तो द्विगु समास में आ जाता है ना, संख्या पूर्व द्विगु, तो कल से द्विगु अध्ययन अब किया जाएगा। और यहाँ पर पुस्तक में सब दिया हुआ है, इसमें हमको बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने की मित्रों या इतना महत्वपूर्णता नहीं है, इसलिए इसको शॉर्टकट में देख करके खत्म करते हैं। क्या है मित्रों, कह रहे हैं कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्णश्च श्वेतश्च, है ना, कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्ण श्वेता, कृष्ण श्वेता। अब यहां पर मित्रों हम लोग देखेंगे कि कृष्णश्च श्वेतश्च, ऐसा कोई मान लेते अश्व है, घोड़ा है ना, ऐसा कोई अश्व है, घोड़ा है, तो यहां पर देखिए यह भी हमारा विशेषण है, यह भी विशेषण है, दोनों के दोनों विशेषण है। ऐसा कोई हम मान लेते हैं अश्व, ऐसा कोई हम मान लेते हैं कि अश्व। तो अगर इस प्रकार से आ जाए मित्रों तो क्या चीज हम लगा लेंगे कि विशेषणों भय पद कर्मधारय, विशेषणों भय पद कर्मधारय समास पुस्तक में दिया हुआ है, इसमें वैसा कुछ हम लोगों को विशिष्ट गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आज मित्रों हम लोग अब इसको यहीं पर रहने देते हैं, बाकी जो नीचे दिया हुआ है उसको देख सकते हैं। अब आगे कल हम लोग द्विगु समास का प्रारंभ किया जाएगा बहुत ही गहराई के साथ, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है ना, ये जितना महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है। संख्या पूर्व द्विगु कैसे होता है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च का मूल अर्थ क्या है, इसको कैसे हम लोग इसकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, कल चर्चा करते हैं। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।